हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन मेंस के पेपर की, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे मेंस के प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, वही करवा रही हूँ। सो रोज़ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो डू योर बेस्ट, टू हार्ड वर्क। अभी के जो 2-3 दिन हैं आप उसको अपने टेस्ट करिए, एवेलुएट करिए खुद को, नए नए चीज़ों के बारे पढ़िए एंड अपना कॉन्फिडेंस जो है अच्छे से बिल्ड करिए और अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर कोई बच्चा मेंस के पेपर के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है, जो कि आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट एंड आपका रैंक विद अदर स्टूडेंट्स आप जान सकते हो कैसा चल रहा है। तो इस नंबर पे कॉल या फिर कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करनी है तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है नॉर्सेट 6 से, जिसमें मैं खुद से आपको थ्योरी करवाऊंगी, MCQs करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट क्लासेस सब मिलने वाला है। सो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं अपने नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी बैच। सो ये रहा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पे मैसेज या फिर कॉल करके। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, द नर्स असेस cranial nerve 12th in a client who sustained a stroke. To assess this cranial nerve, which action should the nurse ask the client to perform? अगर किसी पेशेंट की आपने क्रेनियल नर्व 12th जो है असेस करनी है, तो आप उस क्लाइंट को स्ट्रोक हुआ है तो असेस करने के लिए इस क्रेनियल नर्व को कौन सा एक्शन जो है नर्स आस्क करेगी क्लाइंट को परफॉर्म करे। एक्सटेंड करे आर्म्स, एक्सटेंड करे टंग, टर्न द हेड टुवर्ड्स द नर्स आर्म, फोकस द आइज ऑन द ऑब्जेक्ट्स हेल्ड बाय द नर्स। सो देखो, अगर आपको पता है 12th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, मैं ऑलरेडी क्रेनियल नर्व्स पे वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब के इसी चैनल पे, तो आप जाके वो एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में सिखाया है। जो हमारी 12th क्रेनियल नर्व होती है दैट इज़ हाइपोग्लॉसल। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि एक्सटेंड करें अपनी टंग को, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टंग का मोशन, टंग की मूवमेंट और साथ ही साथ स्वेलिंग एंड स्पीच में क्या ये जो नर्व है रोल करती है। अगर भी अच्छे से टंग को मूव कर पा रहा है तो इट मीन्स कि ये जो नर्व है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, द नर्स इज रिव्यूइंग द असेसमेंट डाटा ऑफ अ क्लाइंट विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट टू मॉडिफाई द रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर नर्स एक रिव्यू कर रही है असेसमेंट डाटा क्लाइंट का, जिसमें वो देख रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी मॉडिफाई करनी है पेशेंट को ताकि उसकी कॉर्नरी आर्टरी का डिसीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाए। एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलिवेटेड सीरम लाइपेज लेवल, एलिवेटेड सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, एलिवेटेड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल। सो द क्वेश्चन इज, जब आप किसी की रिपोर्ट्स देख रहे हो तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आपको मॉडिफाई करना है। सो ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है तो उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। दो तरह के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एक तो लो, एक तो हाई। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं दे आर गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आर द बैड कोलेस्ट्रॉल्स एंड दे आर अगर ये किसी पेशेंट के ज़्यादा है सो इट मीन्स उस पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेशेंट के अगर रिपोर्ट में ये दिखने को मिल रहा है सो हमें क्लाइंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ को ताकि वो इसका लेवल कम करे। नेक्स्ट है, द नर्स इंस्ट्रक्टर पेरीनेटल क्लाइंट अबाउट द मेजर्स टू प्रिवेंट UTI विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दिस मेजर्स। सो अगर आप एक क्लाइंट को पेरीनेटल क्लाइंट है, ठीक है, UTI के बारे में बता रहे हो कि कैसे उसको प्रिवेंट करें, सो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि खुद पेशेंट बोलेगा, आपको लगेगा कि उसको समझ आ गया है। आई कैन वियर माई टाइट फिटिंग जीन्स, आई शुड ऑलवेज यूज सेंटेड टॉयलेट पेपर, आई शुड चूज अंडरवेयर विद द कॉटन पैनल लाइनर, आई कैन टेक अ बबल बाथ एज लॉन्ग एज द सोप डजंट कंटेन एनी ऑयल। सो ऑब्वियसली अगर पेशेंट बोलेगा कि मुझे कॉटन पैनल लाइनर्स वाली ही अंडरवेयर डालनी है विच इज़ एयर ब्रीदेबल, ठीक है। सबसे पहली बात तो कॉटन जो कपड़ा होता है इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, ठीक है ना, वो रैशेस करता है ना वो मॉइस्चर क्रिएट करता है। टाइट फिटिंग जीन्स जो है वो उसको प्रॉब्लम देंगी। सेंटेड से आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस भी वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा कर सकता है। और सॉप डजेंट कंटेन एनी ऑयल, नो, आप यू शुड डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद योर पेरिनियल एरिया बिकॉज उसका खुद का नेचुरल प्रोसेस होता है बैक्टीरिया को बाहर निकालने का, तो कुछ भी अलग से चीज़ यूज़ नहीं करनी।
Next, the nurse is teaching umbilical cord care to a new mother. What information should the nurse provide to the mother related to cord care? सब जब एक नर्स एक मदर को अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के बारे में टीच कर रही है, सो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नर्स रिलेटेड टू कॉर्ड केयर बताएगी मदर को? अल्कोहल इज द ओनली एजेंट टू यूज द क्लीन द कॉर्ड. कॉर्ड केयर इज डन ओनली एट बर्थ टू कंट्रोल ब्लीडिंग. It take at least 21 days for the cord to dry up and fall off. The process of keeping the cord clean and dry will decrease bacterial growth. So the most important thing is कि जब भी आप किसी भी बंदे को बताते हो कि कॉर्ड की केयर के बारे में, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इसको कॉर्ड को क्लीन और ड्राई रखते हो, सो इससे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, ठीक है, क्लीन एंड ड्राई रखने से उसका जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कम हो जाता है. ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है बिकॉज कॉर्ड एक ऐसी ही चीज़ होती है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है. मोस्टली केसेस देखे भी जाते हैं. सो उसको कभी मॉइस्ट नहीं रखते और एकदम से क्लीन रखते हैं. उसकी क्लीनिंग करते हैं दिन में 2 से 3 बार. ठीक है. Next, the nurse create a teaching plan regarding the administration of ear drops for the parents of 6 years old child. The nurse tells the parents that when administering the drop which action is appropriate. So एक nurse teaching plan बना रही है 6 years के बच्चे को administer करनी है ear drops. तो वो parents को कैसे बताएगी कि कैसे administer करनी है. Wear gloves, pulls the ear up and back, hold the child in a sitting position, position the child so that affected ear is facing downward. So obviously जब भी आपको किसी बच्चे को ईयर ड्रॉप्स पुट करनी है जो कि 3 इयर्स की एज से ज़्यादा है, सो उसका जो ईयर है हम अप एंड बैक करते हैं, और जो कि 3 इयर्स से कम है लिख लेना डाउन एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको. छोटे बच्चे का डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करना है और 3 इयर्स से बड़े बच्चे का अप एंड बैकवर्ड करना है. नेक्स्ट है आफ्टर अ cleft lip repair, the nurse instruct the parents about cleaning of lip repair site. The nurse should plan to use which solution when demonstrating this procedure to the parents. तो अगर एक बच्चे का अभी cleft lip repair हुआ है, सो नर्स बता रही है कि उसकी जो साइट है लिप रिपेयर की उसको कैसे क्लीन करना है. तो नर्स कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेगी जब वो ये प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है पेरेंट्स को. Tap water, sterile water, full strengthen hydrogen peroxide, half strengthen hydrogen peroxide. So हमेशा जब भी cleft lip repair और लिप की जो साइट होती है उसको क्लीन किया जाता है, इट शुड बी क्लीन्ड बाय स्टेराइल वाटर, नो एनी अदर थिंग. टैप वाटर नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं की जाती उसको क्लीन करने के लिए. ओनली स्टेराइल वाटर इज़ यूज टू क्लीन द लिप एरिया. Next, the client with the compound open fracture of the radius has a plaster cast applied in an emergency department. The nurse should home care instruction and tells the client to seek medical attention if which finding occurs. तो एक client है जिसको open fracture हुआ है radius का और उसके plaster cast लगा दी गई है emergency department में. तो nurse कह रही है उसको home care instruction दे रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको दिखती है तो उसे फटाफट से medical attention के लिए आना है और फटाफट से डॉक्टर के पास आना है. नमनेस एंड टिंगलिंग्स आर फेल्ट इन द फिंगर. द कास्ट फील्स हैवी एंड डैम्प आफ्टर 24 hours ऑफ एप्लीकेशन. द एंटायर कास्ट वार्म्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 hours आफ्टर एप्लीकेशन. स्लाइटली ब्लडी ड्रेनेज इज नोटेड ऑन द कास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 hours आफ्टर एप्लीकेशन. सो अगर वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉब्लम होगी, सो देयर इज़ द चांसेस कि वहाँ पे नमनेस एंड टिंगलिंग दिखेगी. और अगर हमने पेशेंट को कास्ट लगाई है तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन होती है सर्कुलेशन प्रॉब्लम. ठीक है, कास्ट की वजह से जो वहाँ का ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. सो पेशेंट को नमनेस एंड टिंगलिंग फील होएगी अगर उसकी फिंगर्स में, तो उसे फटाफट से मेडिकल के लिए आना है, फटाफट से डॉक्टर के पास आना है. बिकॉज सर्कुलेशन इंटरप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज एनी कॉम्प्लिकेशन. सो अगर ये वाले साइन एंड सिम्टम पेशेंट को दिखते हैं, सो ही शुड सीक अ मेडिकल एडवाइस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो. क्वेश्चंस पसंद आए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. पुरानी वीडियोस जाके देख लो. अगर आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे करने हैं एक बार आइज से निकाल लो ताकि आपको पेपर में इजी रहे अगर ऐसे क्वेश्चन आए. और अगर कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे. आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही वो टेस्ट आपको अवेलेबल होता है.
जैसे कि आप नॉर्सेट में देते हो। एंड अगर किसी को नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करनी है, फुल थ्योरी बैच है, एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके एम्स का नॉर्सेट का जो 6 का बैच है वो ज्वाइन कर सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।